चलिए जी, उम्मीद है रीडिंग कर ली होगी आपने, कोई प्रॉब्लम? केस, सबसे अहम चीज, केस स्टडी की एग्जाम्पल और उसका सोल्यूशन समझ आ रहा है, और सोल्यूशन एग्जाम्पल के साथ कैसे रिलेट कर रहा है वो आप पिक कर रहे हैं कि क्वेश्चन केस स्टडी के कौन से लफ्ज से हम सोल्यूशन के किस पार्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, ये लिंकिंग आपके लिए अहम होगी। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 का इंपैक्ट ऑफ डिसरप्शन। इसमें दो तरह की केस स्टडीज है। वैसे पहली वाली केस स्टडी जो है यही ज्यादा अहम, दूसरी वाली केस स्टडी रेपिटेटिव नेचर की है, मतलब वो पहले आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इंपैक्ट ऑफ डिसरप्शन, डिसरप्शन का हमने ये स्टडी किया था इस चैप्टर में कि आईटी और एआई और दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ने हमारे बिजनेस को इफेक्ट किया है, बिजनेस प्रैक्टिसेस को चेंज किया है, जिस तरीके से हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उसको चेंज किया। डिफरेंट प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट, पुरानी प्रोडक्ट्स जो है वो कुछ ऑब्सोलीट हो गई, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो क्रिएट हुई, तो ये सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है बिजनेस के ऊपर। अब केस स्टडी में कंसेप्ट कैसे पूछेगा, वो कहेगा एक बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, साल से चल रहा था, अचानक उसकी सेल कम होना शुरू हो गई, या फॉर एग्जांपल जो है उसका कंपेटिटर्स जो हैं उन्होंने अपनी मार्केटिंग से कस्टमर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, कोई बेहतर सर्विसेज लॉन्च करना शुरू कर दी। अब बिजनेस परेशान है कि भाई साल से तो काम बिल्कुल ठीक चल रहा था, ये अचानक क्या हुआ है कि अब हमारा बिजनेस इंप्रूव होने की बजाय डाउन होता जा रहा है। ठीक है, क्या हुआ होगा आपके ख्याल में? हालांकि बिजनेस के ऑपरेशन वही है जो 100 साल से चल रहे हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आई जिसने बिजनेस को अफेक्ट किया, और ये बिजनेस उस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, उसको अडॉप्ट नहीं किया। यह है इंपैक्ट ऑफ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। इसकी केस स्टडी कैसे होगी कि अच्छा भला एक बिजनेस चल रहा होगा, अचानक वो डाउन जाना शुरू हो जाएगा, और आपसे पूछेगा बताओ इसकी क्या रीजन है, और इस बिजनेस को आप क्या सजेस्ट करते हैं दोबारा अप होने के लिए। कह रहा टाइप 1 केस क्या होगा, बिजनेस मॉडल डिसरप्शन डायग्नोसिस सिनेरियो। आपने डायग्नोस करना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने इस बिजनेस को अफेक्ट किया है, और ऐसा सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से बिजनेस, तकरीबन हर बिजनेस अफेक्ट होगा। एजुकेशन सेक्टर की एग्जांपल ले लें, आज 10 साल पहले ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती थी इतनी कॉमन, ठीक है, बहुत कम प्लेटफॉर्म होते थे जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। अब लगभग हर इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है। क्या ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है? ठीक है, बैंकिंग बिजनेस है, पहले वो बिल जमा करवाना होता था, चेक कैश करवाना होता था, आपको पता है ब्रांच जाओ, घंटों हो जाते थे एक ट्रांजैक्शन में, अब बैठे बैठे आप पेमेंट कर देते हैं। ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। टैक्सी राइड एप्स, ठीक है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। तो वो किसी ना किसी बिजनेस की एग्जांपल आपको देगा। हमें इससे मसला नहीं है कि कौन सा बिजनेस, हेल्थ सेक्टर का बिजनेस उठाया उसने फाइनेंस सेक्टर का बिजनेस उठाया, कौन सा, कोई सा भी उठाए, एयरलाइन का कोई सा भी उठाए, उसमें प्रॉब्लम क्या है हमसे पूछेगा, उसकी रीजन हमने वो आइडेंटिफाई करनी है और फिर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। कह रहा व्हाट में बी गिवन ए कंपनी इंडस्ट्री फेसिंग डिजिटल कंपटीशन, कोई ना कोई कंपनी या इंडस्ट्री होगी, डिजिटल कंपटीशन, डिजिटल उसमें कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, न्यू डिजिटल प्लेयर्स हैं जैसे प्लेटफॉर्म, एप्स, एआई बेस्ड सर्विसेज, कोई ना कोई नई सर्विस आई है, उस सर्विस की वजह से हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ है। यानी क्या, अच्छा भला बिजनेस चल रहा था, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा बिजनेस डाउन गया। आपसे क्या रिक्वायर करेगा कि बताओ कैसे, कौन सी डिजिटल डिसरप्शन की वजह से, कौन सी टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस डाउन गया है, और फिर अब आपने इसको सजेस्ट क्या करते हैं। हमने देखना होगा मसला क्या है और उसका सोल्यूशन देने होगी। मसला आइडेंटिफाई कर ले, सोल्यूशन तो आपको पता है आसान नहीं होता है, क्या हमने इसको काउंटर करना है। अगर कोई चीज कर रहा है, कोई गलत चीज हो रही है कंपनी में, हम कहेंगे भैया इसको चेंज कर दो, और अगर कोई सही अच्छी चीज नहीं हो रही रिकमेंड कर देंगे करो। अप्रोच टू सॉल्व, आइडेंटिफाई व्हाट पार्ट ऑफ द वैल्यू प्रोपोजिशन इज बीइंग डिसरप्टेड। ठीक है, कंपेयर करें, ओल्ड सिस्टम को डिजिटल मॉडल के साथ कंपेयर करें और फिर बताएं डिजिटल मॉडल कैसे बेहतर है, उसकी बेस पर सजेशन देनी है। तो ये टाइप ऑफ केस स्टडी क्या हुई, डिजिटल डिसरप्शन की केस स्टडी क्या हुई, किस टाइप की केस स्टडी आएगी, एक्सपेक्टेड है बिजनेस अच्छा वाला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आई जो कि डिजिटल नेचर की है, डिजिटल नेचर की, और फिर हमसे पूछेगा बताओ क्या मसला और इसका हल क्या है। आइए जरा देखते हैं आप इसका हल बता सकते हैं कि नहीं।
ट्रेडिशनल टैक्सी कंपनी इज लूजिंग कस्टमर बिकॉज राइड शेयरिंग एप्स ऑफर ऑनलाइन बुकिंग। राइड शेयरिंग एप्स है, पहले याद है पुराने जमाने में वो टैक्सी या वो रिक्शा होता था, घर से निकल, अव्वल तो वहां तक पहुंचने के लिए ही हमें 5 मिनट चलना पड़ता था, 3-4-5 मिनट। फिर उसके बाद वहां पे अवेलेबल है कोई नहीं है तो फिर उसके साथ बार्गेनिंग करनी, वो भी एक बड़ा टास्क होता था। हाँ, रेट हाई होते थे। और फिर उसके बाद वो उसे बोलते थे हम कि रास्ता भी खुद बताना पड़ता था सारा, जाने को तैयार हो भी जाता था, कहता था रास्ता आप बताते जाए। वो बात को हमें खुद नहीं रास्ते का पता होता था, किसी दोस्त के घर जाने पहली दफा गिरफ्तारी हुए, खुद नहीं पता। अब ये सारी प्रॉब्लम जो है ये राइड ऐप्स में नहीं है। कोई बार्गेनिंग नहीं होती, आपने अगर यूज किया आपको अंदाजा होगा, घर बैठे सर्विस आ जाती है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, गूगल मैप के साथ लिंक्ड है, रास्ता बताने की जरूरत ही नहीं, वो एग्जैक्ट आपके घर से उठाए के दोस्त के घर तक ड्रॉप करेगा। और पेमेंट बड़ी आसानी से हो सकता है, चेंज नहीं है कोई बात नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अब ये है डिजिटल डिसरप्शन, ठीक है। वो आगे बता रहा है रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही है राइड की, डिजिटल पेमेंट्स हैं, कस्टमर रेटिंग है, जिससे अगर वो कोई अगर अच्छा ड्राइवर नहीं है, ठीक है, तो आप उसकी रेटिंग के जरिए से इन्फॉर्म कर सकते हैं दूसरे यूजर्स को। एक्सप्लेन द डिसरप्शन, इट्स जस्ट एन इंप्रूव्ड बिजनेस मॉडल। डिसरप्शन तो आपने बता दी, डिसरप्शन किस किस वजह से है, ऑनलाइन बुकिंग है, रियल टाइम है, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कस्टमर के लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। सेशंस क्या देते हैं अब आप इस ट्रेडिशनल टैक्सी कंपनी को क्या सेशन देते हैं, ये याद रखिएगा, कोई एक टैक्सी नहीं है, टैक्सी कंपनी है पूरी। अब इसको क्या सेशन देते हैं, ये क्या करे, बेच दे बिजनेस, अपनी भी ऐप बनाए, शाबाश। उसमें कौन कौन सी वाली ऑप्शन होनी चाहिए, जरा थोड़ा रियल टाइम ट्रैकिंग वाली ऑप्शन हो, डिजिटल पेमेंट्स की ऑप्शन हो, रेटिंग की ऑप्शन, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पास से जा रहे हैं। तो आप भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। वन वर्ड आंसर क्या है इस केस स्टडी का, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, जो हमारी इंडस्ट्री में न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसको अडॉप्ट कीजिए। इसका मतलब है जब कोई नई टेक्नोलॉजी आए हमें उसके खिलाफ एहतजाज करने चाहिए कि नहीं एआई को यूज नहीं करना हमने, कि उसको जल्द से जल्द अडॉप्ट करना चाहिए। जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो फायदा उठा लेते हैं। फिर चलिए, ये तो आगे केस स्टडी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की, ठीक है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा है, मैं इसके साथ इंपॉर्टेंट लिख ले। जो सेकंड टाइप ऑफ केस स्टडी है, जो कि ऑलरेडी इस तरह की केस स्टडी आप पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या है, आईसीटी कंट्रोल्स एडिक्वेसी एंड इंप्रूवमेंट्स। कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम दिया होगा, ठीक है, और उसमें वीकनेस, ये डायरेक्टली कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं करता, ये एक जनरल केस स्टडी है कि कोई भी कंपनी जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है उसमें कुछ ना कुछ मसले दिए होंगे और आपसे पूछेगा इसका हल बताओ, कुछ ना कुछ मसले दिए होंगे, हल बताओ। मसले कौन सी नेचर के होंगे, टेक्नोलॉजी नेचर के होंगे, मैनेजमेंट नेचर के तो नहीं होंगे, वो तो मैनेजमेंट के पेपर में होंगे, लीगल नेचर के तो नहीं होंगे, वो तो लॉ के पेपर में होंगे। यहां पे कौन से होंगे, इस पेपर में जितने भी मसले मसाइल आएंगे कौन से वाले होंगे, टेक्नोलॉजी। तो सभी केस स्टडी आप पहले भी कर चुके हैं इसलिए जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर देता हूं। एग्जांपल इसके चाहिए, कह रहे कंपनी स्टोर्स कस्टमर डाटा इन स्प्रेडशीट शेयर्ड वाया ईमेल। अच्छा, एक तो स्प्रेडशीट से मुझे पता चल गया ये 1990 की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 90s में इंट्रोड्यूस की थी। आज तक भाई, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ऑब्सोलीट है। अब तो अगर उसने ये डाटा मेंटेन करना है ना, डाटा, कस्टमर डाटा, तो उसको डिफरेंट डाटाबेस, स्पेशल डाटाबेस ऑप्ट करने चाहिए, ईआरपी मॉडल की तरफ आना चाहिए, ताकि इंटीग्रेशन हो डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक दूसरे के साथ। एक्सेल में इंटीग्रेशन नहीं होती कोई, एक्सेल पे काम किया कभी आपने हैंड्स ऑन कोर्सेज में, ये छोटा सा एक समझ लीजिए सॉफ्टवेयर है, अपने ज़माने में बड़ी अच्छी चीज़ थी ये, कोई अभी भी एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, लेकिन ये डाटाबेस के लिए नहीं, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। डाटाबेस कर लेते हैं हम इसे, लेकिन ये डाटाबेस के लिए कोई गुड यूज़ नहीं है इसका। देयर इज नो पासवर्ड पॉलिसी। चले, एक तो हमारा डाटा ईमेल के जरिए से, ओ भाई ये पुराना, अभी क्या करें, ईमेल नहीं, अब क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब आपको बताऊं ईमेल के जरिए से शेयरिंग नहीं होती, हैक होने का खतरा है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड फोल्डर बना दिया जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में ना, मैंने अगर कोई डाटा टीए के साथ शेयर करना है
तो पहले क्या किया करते थे, व्हाट्सएप पे शेयर करते थे, उससे भी पहले ईमेल पे शेयर करते थे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, उसके अंदर इंफॉर्मेशन चल जाती है, सारे टीएस को पता चल जाता है सर ने ये आज नोट शेयर किए, ठीक है, जैसे आपको आज जो नोट शेयर करने हैं ना, इससे पहले ग्रुप में शेयर करके आऊँ। लेकिन अभी जो करंट सिस्टम, अब जाहिर है कैंपस चेंज हुआ ना, तो कुछ चीज़ें जो है सिस्टम पॉलिसीज वगैरह भी चेंज की। अब उसमें क्या है, सेंट्रलाइज्ड फोल्डर सिस्टम, सारा डाटा एक जगह पे रखे, जिसने एक्सेस करना है वो वहाँ से एक्सेस कर ले, लेकिन वो जो सेंट्रलाइज्ड फोल्डर होगा उसमें भी कंट्रोल्स है। अब इसका क्या फायदा, ईमेल की बजाय अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर सेंट्रलाइज्ड फोल्डर है, स्टोरेज है, उस पर डाटा शेयर किया जा रहा है, इससे फायदा क्या हुआ, एक्सटर्नल वर्ल्ड हैक नहीं कर सकते हमें, क्योंकि हम नेटवर्क में है ही नहीं। लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी तो रिस्क होता है, पढ़ा था ना, रिस्क बाहर वाले लोगों से नहीं, अंदर वाले लोगों से भी है। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या करें फिर, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एन्क्रिप्शन। तो पहला मसला यहां पे ईमेल के जरिए से शेयरिंग करने का है, डन। दूसरी प्रॉब्लम क्या, देयर इज नो पासवर्ड पॉलिसी, सब बगैर पासवर्ड एंटर किए हर कोई एक्सेस कर सकता है। दूसरी प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम बैकअप्स आर इरेगुलर, कब होने चाहिए, प्रॉपर बैकअप से क्या मुराद है, कब होना चाहिए, मंथली, वीकली या डेली, डेली होना चाहिए, तकरीबन डेली होना चाहिए। बल्कि अब तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, वन ड्राइव का सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूं उसको, वो विद इन सेकेंड्स आपकी फाइल अपडेट कर देता है, कंटिन्यूस बैकअप हो रहा होता है, ठीक है। ये जरूरी होता है इस तरह के प्रोफेशनल्स के लिए, वरना हमारा वर्क जो होता है ना वो सारा स्क्रैच से करना पड़ता है, जाते हुए घर जाते कोई नहीं। वैसे तो लाहौर में अच्छे हालात हैं, बुरे नहीं है, बाकी मुल्क में भी सुना है बेहतर आ रहा था, खासतौर पर कराची में। लेकिन स्नैचर कभी भी मोबाइल आपसे स्नैच कर सकते हैं, लैपटॉप छीन सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली बैकअप। आइडियली जो बैकअप है ना वो है डेली बेसिस के ऊपर आप जरूर करें। एम्प्लॉइज कंप्लेन अबाउट स्लो सिस्टम, स्लो सिस्टम है जी, क्या करें, स्लो सिस्टम का क्या इलाज है, क्या सिस्टम बढ़ा है, हाँ सर्वर्स ऐड करें। कौन से वाला, वो क्या था, स्केलिंग, कौन सी स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, और कौन सी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। इसके कोई अल्टरनेट नेम भी थे, स्केल आउट, स्केल आउट, स्केल आउट ऑप्शन, स्केल अप ऑप्शन। स्केल अप किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को, वर्टिकल स्केलिंग, वर्टिकल, और स्केल आउट हॉरिजॉन्टल। और क्या और भी हल है कोई, ये तो चले स्केलिंग कर दी, ये तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो तब है। अगर हम इतना खर्चा नहीं करना चाहते फिर क्या करें, क्लाउड, किसी और नहीं, क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज भी तो हासिल कर सकते हैं। तो ये केस पढ़ के देखे, 2 लाइनें उसमें से 4 मसले बता दिए, पिक करने के काबिल हैं अब आप इन मसाइल को, उनका सलूशन भी बताने के काबिल हैं। ये केस स्टडी अच्छी है, लेकिन इसमें चूंकि ऑलरेडी हम इस तरह की केस स्टडी पहले कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको कोई ज्यादा यहां पे इस चैप्टर के अंदर हाईलाइट नहीं कर रहा, वरना ये केस स्टडी अच्छी है, इसके साथ भी आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में 2 तरह की केस स्टडीज हमने पढ़ी, एक अच्छा भला बिजनेस चल रहा है, कोई टेक्नोलॉजी आई, बिजनेस डाउन, हमने मसला आइडेंटिफाई करना है किस वजह से और फिर उसका सोल्यूशन देना। और दूसरी केस स्टडी क्या पढ़ी, वो रूटीन नेचर की थी कि एक कंपनी आईटी सिस्टम यूज कर रही है, उस आईटी सिस्टम में कुछ मसाइल का जिक्र होगा, आपसे कहेगा इस मसाइल को आइडेंटिफाई करें, सोल्यूशन बताएं। क्लियर, चलिए इनको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। पास कीजिएगा जी। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब चैप्टर 14 से ऑनवर्ड जो चैप्टर्स है, ये आपको पता है हमारे की रिस्क वाले ग्रिड से रिलेट करते हैं। रिस्क वाले ग्रिड में जो टाइप ऑफ केस स्टडीज हैं, उनकी नेचर वो सिमेट्री में है, यानी उनकी नेचर स्टैंडर्डाइज्ड है। इस सारे चैप्टर्स में एक ही तरह की फेवरेट केस स्टडी बन सकती है कि आपको कोई सिचुएशन देगी, उसमें से डिफरेंट रिस्क होंगे, आपने उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं और उसकी सजेशन देनी है। यानी सारे चैप्टर्स जो हैं उनमें लगभग, क्योंकि सारे रिस्क से रिलेट करते हैं ना, तो जाहिर है रिस्क की कैटेगरी में जितने भी रिस्क वाले ग्रिड में जितने भी चैप्टर्स होंगे वो रिस्क वाले, उनमें क्या करना होगा, हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना, ठीक है। बाज़ औक़ात कभी क्लासिफिकेशन करवाएगा और फिर उसके बाद कहेगा मुझे इसका सोल्यूशन बताओ, कभी बगैर क्लासिफिकेशन का सोल्यूशन बताओ, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए टाइप से ज़्यादा अहम क्वेश्चंस होंगे जो मॉडल केसेस है, ठीक है। लेकिन फिर भी ब्रीफली मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैप्टर 14
में कौन से टाइप ऑफ केस स्टडी आ सकते हैं? पहली टाइप ऑफ केस स्टडी जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, केस में से रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, पहली केस स्टडी है। दूसरी केस स्टडी कौन सी होगी? रिकमेंड कंट्रोल और सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, उनके कंट्रोल्स को भी रिकमेंड, यानी रिस्क भी आइडेंटिफाई करना है, कंट्रोल्स को भी। कभी हो सकता है सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने को कह दे, कभी रिस्क के साथ सजेशन भी दे, वो एक ही समझिए लड़ी के 2 स्टेप्स है, एक ही साइकिल है। व्हाट मे बी गिवन इन एग्जाम, बिजनेस केस दिया जाएगा किसी भी कंपनी का, बैंक का हो सकता है, हॉस्पिटल का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, आईटी सिस्टम कुछ थोड़ा डिस्क्राइब करेगा, उस आईटी सिस्टम में कुछ ना कुछ मसले होंगे, कोई कंपनी सेलेक्ट करेगा, उस कंपनी का कोई सिस्टम बताएगा, उस सिस्टम में कुछ ना कुछ मसले होंगे, फिर आपसे कहेगा बताओ रिस्क कौन से हैं और उसका सोल्यूशन बताओ, इंपैक्ट बताओ, सोल्यूशन बताओ। यहां पे उसने आईटी रिस्क आइडेंटिफाई करने को कहा, उसकी टाइप बतानी है हमने, रिस्क क्या है। हॉस्पिटल स्टोर्स पेशेंट डाटा ऑन क्लाउड सर्वर, स्टाफ शेयर पासवर्ड टू सेव टाइम, एक दूसरे के साथ पासवर्ड शेयर करते हैं, बताइए क्या सही प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस या वर्स्ट प्रैक्टिस? वर्स्ट प्रैक्टिस। क्या करना चाहिए? पासवर्ड जो है वो कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, ठीक है, शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। और ये टाइप ऑफ रिस्क कौन सा है? हमने टाइप ऑफ रिस्क पढ़े थे ना, यहाँ पे वो टाइप ऑफ रिस्क बता रहा है, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई आईटी रिस्क, जैसे फिजिकल रिस्क, डिजिटल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, थर्ड पार्टी रिस्क, कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क किससे रिलेट करता है? लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन हो, जैसे नॉर्मली डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से कौन से वाले सेक्टर में सबसे ज्यादा रेगुलेशंस होती हैं? बैंक्स में, फाइनेंस सेक्टर में। थर्ड पार्टी का रिस्क क्या होता है? थर्ड पार्टी की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। याद है केस स्टडी पढ़ी थी हमने कि थर्ड पार्टी का सिस्टम वीक था, हैकर ने पहले उसका सिस्टम हैक किया, फिर उसके बाद उसकी एंट्री पॉइंट के जरिए से जहां से हमने उसको लॉगिन वगैरह दिए तो उस लॉगिन को यूज करते हुए हमारे सिस्टम में अटैक किया उसने। थर्ड पार्टी रिस्क। एनवायरमेंटल रिस्क क्या है? फ्लड वगैरह की वजह से, टेम्परेचर की वजह से हमारा आईटी इक्विपमेंट डिस्टर्ब होना। ह्यूमन रिस्क, नेग्लिजेंस, जैसे अभी वो क्या कर रहे हैं, पासवर्ड शेयर कर रहे हैं, ह्यूमन रिस्क है। इसका टेक्नोलॉजी का, अगर हैक हो जाता है ये सिस्टम, अगर इस पे अटैक होता है, नुकसान होता है, कसूर किसका? टेक्नोलॉजी का। क्या? ह्यूमन का रिस्क। डिजिटल रिस्क है। डिजिटल रिस्क में क्या क्या आपका डाटा जो है वो सिक्योर्ड ना हो, ठीक है, उसमें कोई बग्स आ जाए आपके ऐप्स में फॉर एग्जांपल। फिजिकल रिस्क क्या है? फिजिकल डाटा को नुकसान पहुंचना। फिजिकल और एनवायरमेंटल कुछ हद तक थोड़े मिलते जुलते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट फिजिकल डाटा पे होता है, लेकिन बहरहाल डिजिटल पे भी होता है। तो शेयर्ड पासवर्ड कौन सा टाइप ऑफ रिस्क है? ह्यूमन रिस्क। नो डाटा बैकअप्स टू सेव टाइम, डाटा बैकअप्स क्रिएट नहीं किए जा रहे, ठीक है। अच्छा, अब इसका डायरेक्ट एक इसका डिजिटल भी है कह सकते हैं, क्योंकि डाटा हमारा डिजिटल एसेट है, ठीक है, लेकिन फिजिकल रिस्क भी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सर्वर किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, फ्लड की वजह से फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आग लगने की वजह से वो डाटा सेंटर हमारा जल जाता है, तो उसमें जो डाटा है वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने फिजिकल के तौर पे क्लासिफाई किया है, लेकिन ये डिजिटल भी हो सकता है, डिजिटल रिस्क। थर्ड, वेंडर मैनेजेस द क्लाउड बट नो सिक्योरिटी रिव्यूज वर डन। वेंडर हमारा, लेकिन ये थर्ड पार्टी, यानी वेंडर की वजह से अगर वो कंपिटेंट मैनेजमेंट नहीं करता, उसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है, ये थर्ड पार्टी रिस्क। तो इस चैप्टर में उसने पहले हमें जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क बताए थे, तो उसमें केस स्टडी क्या टेस्ट की उसने, रिस्क हमसे पूछे। रिस्क तो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, जितने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। यहाँ पे एडिशनल चीज उसने क्या पूछी? टाइप बताओ। सोल्यूशन नहीं पूछा, टाइप पूछी उसने। सोल्यूशन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। रिकमेंड करे कंट्रोल्स भी, इसमें भी अगेन, अब गैस कीजिए किस तरह का क्वेश्चन होगा भला, हेडिंग पढ़ के गैस करें किस तरह का क्वेश्चन होगा। केस किस तरह, हाँ, सिचुएशन दी होगी उसने, कोई कंपनी बनाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी, हमें कहेगा आइडेंटिफाई करो, सोल्यूशन बताओ। तो ऐसा करते हैं ना, जरा डायरेक्ट फिर आ जाते हैं हम वर्कड एग्जांपल पे। एन ई कॉमर्स कंपनी एक्सपीरियंस्ड कस्टमर पासवर्ड लीक्ड, कस्टमर के पासवर्ड हैक हो गए, क्या करें? एक तो भैया ये काम करें कि आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, और दूसरा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ताकि अगर एक पासवर्ड लीक हो भी जाए, दूसरी सेकंड टाइम ऑथेंटिकेशन पता चल जाए। याद है ना, यानी मेरा जो फॉर एग्जांपल अकाउंट है, ईमेल अकाउंट है, उसमें पासवर्ड भी लगाया मैंने,
वो सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन से पासवर्ड, लेकिन साथ ही क्या पासवर्ड ठीक हो भी तो भी मेरे पहले मोबाइल नंबर पे कोड भेजे, मैं वो कोड एंटर करूंगा फिर मुझे एक्सेस प्रोवाइड करेगा, वरना नहीं करेगा। एम्प्लॉय कलेक्ट फिशिंग ईमेल, फिशिंग ईमेल कौन सी होती हैं? हाँ, रैंसमवेयर के लिए टैग करते हैं। वो कहेंगे सर ये ईद कार्ड आपको किसने भेजा है, जरा क्लिक कीजिए इसके ऊपर, ये आपका पेपर लीक हो गया ICAP का, क्लिक कीजिए ताकि आपको पता चल जाए इस दफा DSR का पेपर क्या आने वाला है। फौरन क्लिक किया, पता चला आपका अकाउंट हैक हो गया, आपका सिस्टम लॉक हो गया, रैंसमवेयर अटैक था, आपके कंप्यूटर की फाइल्स इनक्रिप्टेड हो गई, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते ईमेल। ये है फिशिंग। क्या हल है इसका? एंटीवायरस इंस्टॉल किए जाए, फिशिंग अवेयरनेस बताया जाए कि भाई अचानक से अगर आपको कोई अननोन नंबर से, रूल है, रूल सुन याद रखिएगा हमेशा, क्या व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कभी भी किसी अननोन नंबर की तरफ से मैसेज आए, पढ़ लें, किसी चीज के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक नहीं करना। मेरे पास जब भी कोई अननोन नंबर की ईमेल आती है, सॉरी अननोन आईडी से, सबसे पहले मैं चेक करता हूं वो किसने भेजी है। अगर एंड पे कोई रैंडम से नंबर हो @gmail @hotmail हो ना, उसको नहीं क्लिक करता। अभी कल ईमेल आई, क्या आपकी क्लाउड स्टोरेज फुल हो गई है, क्लिक कीजिए वरना आपका डाटा सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो एक थ्रेट फैक्टर होता है ना, बंदा इतना घबरा जाता है। मैं कहा क्लाउड स्टोरेज तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता इतनी अभी, ठीक है, वो चंद एक सिर्फ टेस्ट और कुछ ऐप्स, एक दो तीन ऐप्स हैं बस, उससे अभी तो स्टोरेज मेरी बहुत बड़ी है। फिल कैसे हो गई? जाके देखा हॉटमेल की तरफ से आई हुई थी, मतलब आगे हॉटमेल लिखा था। हॉटमेल जो है वो गूगल की ईमेल क्यों भेजने लगे? तो ये अलर्ट रहना पड़ता है थोड़ा। तो यही बता रहा है आपको, एम्प्लॉइज को अवेयर करें। एक एम्प्लॉय के इस लिंक पे क्लिक करने की वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन ट्रबल में आ सकती है। नो मॉनिटरिंग ऑफ सस्पिशियस लॉगिन, सस्पिशियस लॉगिन की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। कैसे कर सकते हैं मॉनिटरिंग? लॉग मेंटेन करने, मॉनिटरिंग के लिए कौन सा टूल होता है? लॉग मॉनिटरिंग का टूल बताएं कौन सा है? CM टूल्स, ऐसा ही है, भूल गए? हाँ जी। और IDS सिस्टम क्या है? इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम। एक होता था IPS, प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूडर प्रिवेंशन सिस्टम। ये क्या है? डिटेक्शन सिस्टम। डिटेक्ट करते हैं, लॉग मेंटेन करते हैं फिर उस अनयूजुअल एक्टिविटीज का। तो ये केस स्टडी में क्या पूछ रहा है? प्रॉब्लम्स बताई, उनका हल पूछ रहा है। डन। आगे भी लगभग सारे चैप्टर्स में जो है रिस्क वाले हैं, इसी स्टाइल की केस स्टडीज आपको मिलेंगी, ठीक है। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन करनी नहीं है। अब अगर आए या बैठे हैं तो इंशाल्लाह बाकी की केस स्टडीज भी डिस्कस करके जाएंगे, चाहे अफ्तारी क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए, अभी असर का टाइम है। ये इस चैप्टर की और कोई केस स्टडी तो नहीं है, 2 ही केस स्टडी थे ना। पहली केस स्टडी में से क्या पूछा था? रिस्क बता के पूछा था, टाइप ऑफ रिस्क बताओ। दूसरी वाली केस स्टडी जो टिपिकल है, इसमें क्या पूछा? रिस्क भी बताओ और उसका सोल्यूशन भी बताओ। तो सोल्यूशन आप लिंक होना शुरू हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कितनी तरह के रिस्क होते हैं और किस रिस्क को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। चलिए, इसे थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। आज नमाज के बाद भी, असर के बाद भी लेक्चर होगा और हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके जाएंगे। चलिए पॉज कीजिए जी। अब चलते हैं हम चैप्टर 15 की तरफ। चैप्टर 15 में भी टाइप ऑफ केस स्टडी वैसी है जैसे चैप्टर 14 में थी। चैप्टर 14 में हमने क्या सीखा कि पहले उसने हमें रिस्क बताया और कहा बताओ जरा कौन सी टाइप है, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़े थे। और फिर उसने एक सिचुएशन दे कि हमसे पूछा इसमें रिस्क आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन बताओ। लगभग उसी पैटर्न के ऊपर चैप्टर 15 की केस स्टडी है। इसमें भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हमने डिस्कस किए थे। वो हमसे टाइप ऑफ थ्रेट पूछेगा, बताओ ये सिचुएशन है कौन सा टाइप ऑफ थ्रेट है। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट है केस स्टडी, उसमें क्या होगा भला? उसमें हमें सिचुएशन केस स्टडी देगा, कहेगा रिस्क भी आइडेंटिफाई करो और उसमें से सॉल्यूशन भी बताओ। आइए, पहला थ्रेट आइडेंटिफिकेशन और फिर थ्रेट रेजोल्यूशन। पहले स्टेप में, पहले टाइप में थ्रेट आइडेंटिफाई करना होगा, फिर दूसरी टाइप ऑफ केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताना होगा। आइए, अब ये चूंकि ये टाइप ऑफ केस स्टडी पहले पढ़ चुके हैं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट आपको बता दिया हेडिंग से क्या कौन सी टाइप ऑफ केस स्टडी है, और फिर वर्कड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कह रहे फाइनेंस ऑफिसर रिसीव्स एन ईमेल, फाइनेंस ऑफिसर को ईमेल मिली, अर्जेंट
इनवाइस अटैच्ड। अब ये जो लफ्ज ना अर्जेंट, इससे एक फौरी तौर पे अंदर ध्यान में आता है कि फौरी बगैर सोचे समझे भाई जल्दी से काम करो, ये वर्ड क्रिटिकल है। दे ओपन इट एंड एनेबल मैक्रोज, ओपन किया तो उसके ऊपर मैक्रोज है ऑटोमेटिक एक्शंस। मैक्रो जब आप एनेबल करते हैं तो आप इसका मतलब है किसी भी सिस्टम को, एप्लीकेशन को किसी चीज की इजाजत देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली एक्शंस करे। मैक्रो एनेबल किया तो फिर ऑटोमेटिक एक्शन से क्या हुआ, विद इन मिनट्स मैनी फाइल्स बिकम अनरीडेबल एंड ए मैसेज अपीयर्स, पे टू रिकवर योर फाइल्स। ये लो, पे टू रिकवर योर फाइल्स। कौन सा टैग है भला, ये रैंसमवेयर टैग है। शेयर्ड फोल्डर्स आल्सो स्टॉप ओपनिंग, जो शेयर्ड फोल्डर थे नेटवर्क वो भी ओपन नहीं हो रहे, यानी जो हैकर्स है उसकी एक्सेस शेयर्ड फोल्डर तक भी पहुंच गई। थ्रेट कौन सा, रैंसमवेयर का है। कैसे पता चला रैंसमवेयर है, क्योंकि एक तो पैसों की डिमांड कर रहा है और दूसरा इनक्रिप्ट कर दिया हमारी फाइल्स को, अनरीडेबल होगी। इसका मतलब क्या है, हमारी फाइल्स इनक्रिप्ट हो चुकी हैं। अब जब तक वो हमें इनक्रिप्शन की डिक्रिप्शन की नहीं सेट करेगा, हम उन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ये रैंसमवेयर अटैक है। एक फाइल्स अनरीडेबल होगी इनक्रिप्शन की वजह से, ये जस्टिफिकेशन है। दूसरी जस्टिफिकेशन क्या है, बड़ी पेमेंट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ केस स्टडी कौन सी है, जिसमें उससे हमें कंट्रोल मैपिंग सिनेरियो, यानी वीकनेस भी देगा हमें और हमें क्या कहेगा, राइट कंट्रोल बताओ कौन सा है। वर्ड में भी गिवन इन एग्जाम, सिनेरियो विद मल्टीपल वीकनेसेस। मल्टीपल वीकनेसेस क्या हो सकती है, शेयर्ड पासवर्ड, नो एन्क्रिप्शन, नो मॉनिटरिंग, पुअर बैकअप्स। फिर एक लिस्ट ऑफ पॉसिबल कंट्रोल्स होंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस, सीएम, सेगमेंटेशन, बैकअप, लीस्ट प्रिविलेज, एक्सेस कंट्रोल है ना। और बताना होगा क्या वीकनेस है, उसका क्या कंट्रोल है। वीकनेस में से पॉसिबल वीकनेस ये हो सकती है, कंट्रोल्स में से पॉसिबल कंट्रोल्स ये हो सकते हैं। कहता है वीकनेस को रेलिवेंट कंट्रोल के साथ मैच करें। क्या किसी भी वीकनेस के लिए या रिस्क के लिए कोई सा भी कंट्रोल चल जाता है, नहीं। हमारा जो रिकमेंडेशन होती है, हमारा जो कंट्रोल होता है वो वीकनेस पे डिपेंड करता है। तो एग्जाम में अगर बहुत सी वीकनेसेस और बहुत से कंट्रोल्स होंगे उसके, तो आप क्या करेंगे, सारी वीकनेसेस इकट्ठी करके सारे कंट्रोल्स इकट्ठे लिख देने चाहिए कि पहले वीकनेस नंबर 1 और फिर उसका कंट्रोल या सजेशन, फिर वीकनेस नंबर 2 और उसके भाई कैसे केस स्टडी सॉल्व करें। फर्स्ट करें, अगर ऐसी केस स्टडी आती है जिसमें वो कहता है 5 ये केस है, इसमें से 5 वीकनेसेस बताओ और फिर उसके कंट्रोल्स बताओ, कौन से कंट्रोल्स अप्लाई करोगे। तो क्या करना चाहिए, हाँ जी, सबको अलग अलग। पहले पहली वीकनेस, फिर उस पहली वीकनेस का कंट्रोल, फिर दूसरी वीकनेस, फिर दूसरी वीकनेस का कंट्रोल। पांचों वीकनेस इकट्ठी ग्रुप और पांचों के कंट्रोल्स इकट्ठे, ऐसे नहीं करना, 1 बाय 1 हर वीकनेस का स्पेसिफिक कंट्रोल। ऐसे बात समझ रहे हैं क्या समझा रहा हूं। केस क्या है, स्मॉल फर्म फेसेस दीज इश्यूज, क्या, स्टाफ लॉग इन यूजिंग ओनली पासवर्ड एंड सम रीयूज देम। ठीक है, प्रॉब्लम है अनऑथराइज्ड शेयरिंग होगी, ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है, रीयूज डिस्करेज करें और फिर मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दूसरा, लैपटॉप विद क्लाइंट फाइल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग ट्रैवल। ट्रैवलिंग के दौरान में जैसे होता है ना ऑफिस का काम, पुराने जमाने में क्या होता था, फाइलें ऑफिस की घर ले आते थे। वो आपने पढ़ा होगा कहानियों में या ड्रामा में देखा, वो वीकनेस, वो गलत प्रैक्टिस होती थी। वो ऐसे शो करवाना आता था, वो कराते थे हमें जैसे बड़ा मेहनती बंदा है। भाई मेहनती हो तो ऑफिस में काम कर लिया करो भाई टाइम पे। वो इनएफिशिएंट बंदे होते हैं जो काम घर में लेके आते हैं। कौन होते हैं, इनएफिशिएंट, कि अपने प्रॉपर टाइम में काम कर ही नहीं सकते। कभी कभी करना पड़ भी जाता है लेकिन रूटीन नहीं होनी चाहिए। तो भैया ये ट्रैवलिंग के दौरान में लैपटॉप यूज कर रहे हैं, खासतौर पे ट्रेनिंग स्टूडेंट्स बेचारों को तो काम करना पड़ता है, वो तो 24 आवर ऑन ड्यूटी होते हैं ना। क्या करें फिर, अब ये नहीं कहना ऑफिस में काम करें, नहीं नहीं नहीं, जरूरी है आपके लिए। अब क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, डाटा है ना, क्लाइंट का डाटा है, शेयर हो सकता है, हैक हो सकता है, क्या करे, एनक्रिप्शन करे डाटा के, और फिर डिवाइस सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्रूव करे एंटीवायरसेस के जरिए से। याद है डिवाइस सिक्योरिटी कंट्रोल्स। नो वन नोटिसेस अनयूजुअल लॉगिन अटेम्प्ट्स अंटिल ए कंप्लेन अकर्स। अनयूजुअल लॉगिन को कोई तो क्या करे, लॉग फाइल मेंटेन करे, उसको रिव्यू करे, और उसके लिए कौन सा टूल यूज करे, सीएम। बिल्कुल ओके।
अब असल में इसमें इस चैप्टर की केस स्टडी में आपने कोई भी नई चीज नहीं सीखी। क्यों? कंसेप्ट स्टाइल वही है, स्टाइल वही है, कंसेप्ट जाहिर है उस चैप्टर के स्पेसिफिक आते हैं। इसीलिए हम फिर अब आगे चलते हैं चैप्टर 16 में। चैप्टर 16 में एक ही टाइप ऑफ केस स्टडी है। सिक्सटीन टॉपिक कौन सा बोला? आईटी जनरल कंट्रोल्स फॉर मैनेजिंग रिस्क। तो नाम से अंदाजा हो गया क्या केस स्टडी पूछेगा। कैसे लगाए अंदाजा? चैप्टर के नाम से अंदाजा लगाए कौन सी केस स्टडी पूछेगा। रिस्क बताएगा और फिर क्या कहेगा? कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल्स बताइए इसके। गूगली पढ़ लेते हैं, क्योंकि बात वो जब एक्सप्लेन कर रहा होता है ना ये कि कैसे केस स्टडी आएगी, उसमें जो आने के चांसेस है ना जिन पॉइंट्स के, वो भी मेंशन कर देता है। A short case describing organization IT control जैसे पासवर्ड यूज्ड, बैकअप, चेंजेस मेड इनफॉर्मली, नो मॉनिटरिंग वगैरह, ये इस तरह के कंट्रोल्स बताएंगे। कुछ कंट्रोल्स अच्छे होंगे, कुछ अच्छे नहीं होंगे। सम कंट्रोल्स में बी पार्शियली इंप्लीमेंटेड, सम रिस्क में ऑलरेडी हैव अकर्ड, यानी कुछ ये ठीक हो सिस्टम बताएगा किसी कंपनी का, कुछ कंट्रोल्स बताएगा जिनमें कुछ कंट्रोल सही काम कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। आपसे क्या रिक्वायर करेगा? बताओ कौन से कंट्रोल्स एडिक्वेट है, और खास तौर पे फिर कहेगा कौन से कंट्रोल्स एडिक्वेट नहीं है, और जो कंट्रोल्स एडिक्वेट नहीं है उनका इफेक्ट क्या होगा ये बताओ, और फिर और क्या बताओ? रिकमेंडेशन बताओ। एक्सेस कंट्रोल करना है, चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल करना है, ऑपरेशन, डेवलपमेंट, फिजिकल। लेकिन याद रखें अगर उसने क्वेश्चन में लिख दिया ना रिक्वायरमेंट में कि मुझे आईटी जनरल कंट्रोल बताओ, क्या लिख दिया, तो फिर आपने जनरल कंट्रोल्स की हेडिंग देनी होगी। ठीक है, क्योंकि आईटी जनरल कंट्रोल्स ने स्पेसिफिक 5 हेडिंग्स थी, 6 हेडिंग्स थी इसकी के साथ थी। चैप्टर 16 में आईटी जनरल कंट्रोल्स की हेडिंग नहीं पढ़ी? हाँ जी, एक्सेस कंट्रोल, चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑपरेशन कंट्रोल, डेवलपमेंट कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, ये कंट्रोल्स ने। तो अगर उसने अगर उसने सिंपल कंट्रोल का वर्ड बोला ना तो उसका मतलब कोई से भी कंट्रोल्स लिख सकते हैं। अगर आईटी जनरल कंट्रोल बोला तो फिर इस चैप्टर के कंट्रोल्स लिख। ये बात समझ आई आपको? आइए जरा खास तौर पे अब आपने देखना है इस क्वेश्चन की केस स्टडी के अंदर कि क्या वो जनरल कंट्रोल बोलता है या कि आईटी जनरल कंट्रोल बोलता है। मतलब जनरल कंट्रोल से मुराद सिर्फ ये कहता है कि कंट्रोल्स बताओ क्या रिकमेंड करोगे, या स्पेसिफिकली कहता है मुझे आईटी जनरल कंट्रोल बताए। ये ले, A mid-sized retail company uses a cloud-based accounting system। क्लाउड से मेरे जहन में क्लाउड वाले चैप्टर के कंसेप्ट्स आ गए। ऐसा ही है? एग्जाम में तो नहीं पता होगा ना कौन सा चैप्टर है, एग्जाम में तो हमने अल्फाज से कंसेप्ट्स को रिकॉल करना होगा। एम्प्लॉइज लॉग इन यूजिंग ओनली यूजर नेम एंड पासवर्ड, नो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, एग्जाम में ना वो यहां पे बात खत्म कर देगा। तो आप जब कहेंगे ना कि सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए, ओनली के लफ्ज से आपको अंदाजा होना चाहिए कि सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड इस सिचुएशन में काफी नहीं है, वरना ओनली का वर्ड यूज ना करता, कुछ और भी होना चाहिए। तो कुछ और भी क्या होना चाहिए एक्सेस करने के लिए? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वार्म अप एक्सरसाइज के लिए हिंट्स देता है साथ साथ। नो एमएफए क्लियरली बता दिया। सिस्टम चेंजेस आर मेड डायरेक्टली इन द लाइव सिस्टम विदाउट फॉर्मल अप्रूवल और टेस्टिंग। 2 गड़बड़ है इसमें, बताइए कौन सी 2 गड़बड़ है? डायरेक्ट लाइव टेस्टिंग, चेंजेस लाइव, सारा कुछ तबाह हो जाएगा उधर। पहले चेंजेस को कहां टेस्ट करना चाहिए? ऑफलाइन मोड में, लैब टेस्टिंग, डेवलपमेंट मोड में टेस्टिंग करनी चाहिए पहले, फिर बाद में लाइव मोड में टेस्टिंग करनी चाहिए। ऐसा ही है? चलते सिस्टम में तजर्बा तो नहीं ना करना चाहिए, पहले लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए फिर बाद में। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? फॉर्मल अप्रूवल नहीं है, अप्रूवल भी नहीं है, टेस्टिंग भी नहीं है, डायरेक्ट लाइव सिस्टम में चेंजेस हो रही है। डाटा बैकअप इज परफॉर्म्ड वीकली बट रिकवरी प्रोसेस इज नेवर टेस्टेड। डाटा बैकअप तो हो रहा है लेकिन रिकवर भी होता है कि नहीं, ये कभी टेस्ट ही नहीं किया। समझे? बैकअप का मतलब क्या है? कॉपी बना के रख ली, लेकिन बवक्ते जरूरत रीस्टोर हो रही है कि नहीं, ये भी नहीं।
ये ऐसे है जैसे आपने लैपटॉप अपना बैकअप के तौर पर रख लिया, मेरा मेन लैपटॉप खराब हो गया ना अगर कभी, तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। ये अपनी कहानी बता रहा हूँ असल में। तो बैकअप था, लेकिन बैकअप वाला लैपटॉप कभी मैंने चेक ही नहीं किया। पहली दफ़ा चेक किया जब बैकअप के तौर पर रखे कि बाद में चलता है कि नहीं। जब मेन ख़राब हुआ, बैकअप वाला चेक किया, वो भी ख़राब था। वो पता नहीं कब का 2 महीने हो गए ख़राब हुआ था। तो इसलिए जो बैकअप के तौर पे डाटा रखें उसको क्या करना है, पीरियडिकली टेस्ट करना है कि वो रिस्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये ना जब जरूरत पड़े तो पता चले वो रिस्टोर नहीं, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है। नो फॉर्मल मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम एक्टिविटीज परफॉर्म्ड। भाई कितनी दफा पूछोगे ये प्रॉब्लम। इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ आईटी कंट्रोल। बताइए कंट्रोल, आईटी कंट्रोल एडिक्वेट है? उसने यहां पे जनरल कंट्रोल की बात नहीं की। तो हमारे लिए भी चूंकि जनरल कंट्रोल की बात नहीं की ना, हमारे लिए भी हेडिंग देना जरूरी नहीं है। अगर जनरल कंट्रोल की बात करता तो जनरल कंट्रोल वाली हेडिंग देना जरूरी होता। अब जनरल कंट्रोल की बात, लेकिन वीकनेस तो जाहिर है जो सिस्टम में उसने बताई है वही हमने बतानी है। 4 वीकनेसेस क्लियर हो गई, इनका सोल्यूशन भी बता पाएंगे। हेडिंग अब आप कोई सी भी दे सकते हैं, ये आईटी जनरल कंट्रोल की स्पेसिफिक हेडिंग देना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? बात नहीं की उसने। डन। अब बताएं कोई नई टाइप की केस स्टडी थी? कंसेप्ट वो थे इस चैप्टर वाले, टाइप ऑफ केस स्टडी पुरानी। रिस्क वाले पोर्शन में आपको बताया है क्या केस स्टडी आ सकती है रिस्क वाले पोर्शन में? यस आ सकती है। और लेकिन आपके लिए गुड न्यूज क्या है? हाँ, कि इसका टेस्टिंग स्टाइल सेम। 17 ये कौन सा टॉपिक है जी? आईसीटी रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। अब अगेन इसमें भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड कोई रिस्क मैनेजमेंट ही पूछेगा और क्या पूछना है। शॉर्ट बिजनेस केस होगा, हमें पता है कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती जो सिचुएशन के बगैर हो। मल्टीपल प्रॉब्लम मेंशन होगी, ये भी पता है, कई प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमसे कहेगा मिक्स्ड रिस्क दियोगे, हमसे कहेगा टाइप ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई करो। अच्छा ये टाइप, अब यानी हमने सिर्फ रिस्क नहीं आइडेंटिफाई करना, ये भी बताना है किस टाइप का है। ये टाइप ऑफ रिस्क याद है? मुझे तो याद ही नहीं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क कौन सा होता है? टेक्नोलॉजी बेस्ड। ऑपरेशनल रिस्क कौन सा होता है? जिसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए। सप्लाई चेन समझते हैं किसको? रॉ मटेरियल हमारे तक नहीं आ सकता, हम कस्टमर तक फिनिश गुड प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये सप्लाई चेन है। कंप्लायंस रिस्क, लीगल रिक्वायर, फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लॉस, मॉनिटरी लॉस, स्ट्रेटेजिक रिस्क, बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे। यानी इसमें रिस्क आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन नहीं बताना, उसकी टाइप बतानी है। समझे? थोड़ा सा फर्क है, हालांकि इतना भी फर्क नहीं है। ये टाइप वाली भी केस स्टडी 2 दफा तो पहले कर चुके हैं। तो आइए, अब उसने आपको मेमोरेटिव हिंट बता दिया कैसे पहचानोगे। साइबर सिक्योरिटी रिस्क कौन सा है भला? सिक्योरिटी ब्रीच हो साइबर। ऑपरेशनल कौन सा है? प्रोसेस फेल हो गया आपका, इंटरनल प्रोसेस। कंप्लायंस, लॉ वायलेशन। फाइनेंशियल लॉस, मॉनिटरिंग। स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म डिसीजन पुअर। चलिए जी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिपोर्ट्स, हैकर्स एक्सेस कस्टमर डाटा। हैकर्स ने डाटा को एक्सेस किया, साइबर सिक्योरिटी। प्रोडक्शन स्टॉप ड्यू टू सर्वर क्रैश। अब ये सर्वर क्रैश अगर देखें ना तो ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क या साइबर सिक्योरिटी रिस्क लगता है, लेकिन उसने सर्वर क्रैश की रीजन नहीं बताई। मे बी आग लगी हो, मे बी वायरस आ गया हो, मे बी उसमें बग हो, हमारा डिजाइन, तो उसने रीजन नहीं बताई, लेकिन उसका फोकस किसके ऊपर है? प्रोडक्शन के ऊपर। कौन से वाला भाई? ये ऑपरेशनल सप्लाई चेन। द कंपनी पेड ए फाइन फॉर वायलेटिंग डाटा प्रोडक्शन लॉ। कंप्लायंस। मैनेजमेंट इन्वेस्टेड हेवीली इन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से तो आपका अचीव नहीं होगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वैसे इस तरह की केस स्टडी के चांसेस कम है। ये इस तरह की केस स्टडी पहले भी आई है ना, जिसमें उसने हमें कहा थ्रेट बताओ और उसकी टाइप बताओ, जिसमें वो ह्यूमन था, एनवायरमेंटल था, याद आया?
लेकिन एग्जाम में इस तरह की केस स्टडी के आने का चांस कम है। आ सकती है लेकिन चांस कम है। किस तरह की केस स्टडी का चांस कम है? किस तरह की बताएं, ये किस तरह की केस स्टडी है जिसमें रिस्क आइडेंटिफाई करके उसकी टाइप बतानी हो? ये चांस कम। ज्यादा चांस किसका है? रिस्क आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन बनाना हो। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूं इसका सॉल्यूशन भी बताएं, क्या आप क्विकली सॉल्यूशन बताते हैं साथ साथ? हैकर एक्सेस कस्टमर डाटा, इंक्रिप्शन फायरवॉल, करेक्ट, दोनों करेक्ट। प्रोटेक्शन स्टॉप ड्यू टू सर्वर क्रैश, बैकअप, शाबाश। और अल्टरनेट क्लाउड अरेंजमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। कंपनी पेड फाइन फॉर वायलेटिंग डाटा प्रोटेक्शन लॉस, कंप्लायंस चेकिंग पॉलिसी, शाबाश, कि रेगुलर आपका सिस्टम चेक करे कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस हो रही है कि नहीं। मैनेजमेंट इन्वेस्टेड हेवीली इन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, सिंपल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो जो कि आपके बिजनेस के लिहाज से रिक्वायर्ड हो। ऐसा नहीं मार्केट में जाके कोई से भी, यानी आई कैप के पेपर के लिए पुराना कैलकुलेटर लेके जाना ये भी गलत है, और जो लेटेस्ट मौजूद है मार्केट में सिर्फ वो ले जाएं, वो भी गलत है। नीड के मुताबिक लेटेस्ट देखना चाहिए। आई कैप ने जिन कैलकुलेटर्स की इजाजत दी है उस लिस्ट में से लेटेस्ट, समझ रहे हैं? तो हमने जब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है तो याद रखें अपने ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होता है। इसका एक ही केस था ना। 18 में कोई चांस तो नहीं है वैसे ज्यादा कि केस स्टडी पूछेगा, लेकिन फिर भी अब जब हम कर रहे हैं तो जहां इतनी केसेस तो होता कि ये तो कह सके कि हमने हर चैप्टर की केस स्टडी डिस्कस की थी, ऐसा ही है ना। मुझे याद आ गया, जूनियर था, स्टॉक काउंट करने के लिए गए। जूनियर होता है ना, उसको काम करने का बड़ा शौक होता है। तो सैंपल साइज में उसकी आइटम थी, फर्ज करें कोई 50 थी। तो क्लाइंट यही कहता होता है सारा कुछ ठीक है सर, सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ रहने देना। मैंने कहा नहीं, सीखने का शौक था। मैंने कहा ये भी चेक करवाओ, ये भी चेक करवाओ, ये भी चेक करवाओ। क्योंकि 45 को होगी ना, सारा काम ठीक था, मुझे अंदाजा हो गया चीजें ठीक है, बाकी 5 रह गई थी। मैंने कहा अच्छा चले सर रहने दे। कहता नहीं सर अब नहीं आपको जाने दूंगा, ताकि आप जाके कसम खा सके कि आपने एक एक चीज को चेक किया, बाकी भी चेक करें। ठीक है, तो कसम तो नहीं खाएंगे हम, लेकिन कम से कम ये कह सके हमने हर चैप्टर की केस स्टडी डिस्कस की है। चैप्टर 18 का चांस कम है लेकिन फिर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा सा एक मेरी अपनी सोच है, मे बी चांस कम है कि उस तरीके से टेस्टिंग करेंगे, लेकिन फिर भी यह है कंप्लायंस एंड गवर्नेंस गैप है। यानी ये चैप्टर 18 रिलेट करता है लीगल रिक्वायरमेंट से, कंप्लायंस से रिलेटेड। तो कंप्लायंस में हमने एज कंपनी ये रेगुलेटर ने आके चेक करना है कि क्या हम उसकी सारी रिक्वायरमेंट जो आईटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रहे हैं कि नहीं। एज कंपनी हमने क्या करना है, हमने अपने कंट्रोल को तो स्ट्रांग करना ही करना है। एक काम हमने एडिशनल करना होता है, क्या जो कंट्रोल भी हमने इंप्लीमेंट किया उसका कोई ना कोई प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस संभाल के रखना है जो रेगुलेटर को चेक करवाएंगे। रेगुलेटर आके यही चीजें चेक करेगा, पेजेस, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे एक एडिशनल चीज, जैसे मैं आपसे ये कहूं जी भाई बैकअप क्रिएट नहीं हो रहा, आप कहेंगे सर बैकअप क्रिएट करें, मैं कहूंगा इसका प्रूफ क्या कि बैकअप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होगा, आपने उसके ऊपर, हालांकि वो है सेम चीज, कंट्रोल से ही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी डिराइव होता है, लेकिन थोड़ा सा सोचने का अंदाज फर्क है चैप्टर 18 में। चैप्टर 18 किससे रिलेट करता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और उनकी कंप्लायंस से। इसकी केस स्टडी भी वैसे ही होगी जैसे वो एक सिस्टम है उसमें नॉन कंप्लायंस हो रही है, हमें कहेगा नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई करो, लेकिन मैं भी रेगुलेटर को दिखाने के लिए कहें हर कंट्रोल का प्रूफ भी साथ साथ रखते जाओ, हर कंट्रोल का वर्ड में भी वही शॉर्ट सिचुएशंस होगी। ठीक है, उसमें से कुछ चीजें मिसिंग होगी, कुछ नॉन कंप्लायंस होंगी, जानबूझ के उसने नॉन कंप्लायंस चीजें केस स्टडी में इंक्लूड की होंगी। ठीक है, हो सकता है केस स्टडी के एंड पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर दे जिससे आपको अंदाजा हो जाए चैप्टर 18 की केस स्टडी है। ये अल्फाज इसलिए ज़हन में रखिएगा, 27,000 कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल, रेगुलेटरी गाइडलाइंस, ये अल्फाज। व्हाट मे बी रिक्वायर्ड, आपसे कहेगा गैप यानी नॉन कंप्लायंस। गैप का मतलब क्या है, रेगुलेटर ने कहा था क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं,
तो जो नहीं कर पा रहे, रेगुलेटर ने कहा लेकिन नहीं कर पा रहा है, वो गैप बताना है। क्या गैप यानी डेफिशिएंसी क्या है, वीकनेस क्या है, उसका इंपैक्ट क्या होगा, और करेक्टिव एक्शन रिकमेंड करना है। यहां तक केस स्टडी वही है, सिर्फ एक चीज साथ में ऐड है, प्रूफ। बाकी देखे वही है, मिसिंग कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं केस स्टडी के अंदर, हमने रिस्क बताना है, उस मिस होने की वजह से क्या होगा, सोल्यूशन बताना है। लेकिन एक चीज एडिशन, वो क्या, प्रूफ। प्रूफ से मुराद क्या है, ये एविडेंस लाइक लॉग्स। सिर्फ आप ये नहीं कि लॉग मेंटेन करना है, बल्कि एक लॉग फाइल भी होगी प्रॉपर कस्टडी में, अप्रूवल्स रिटन फॉर्म में होगी, पॉलिसीज, रिपोर्ट्स, यानी ये डॉक्यूमेंट्री। प्रूफ से मुराद क्या है, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड जो प्रूफ करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल को, क्योंकि रेगुलेटर की तसल्ली ये देख के होगी। एग्जाम्पल क्या है जी, स्मॉल डिजिटल बैंक्स यूजेस क्लाउड बेस्ड कोर बैंकिंग सिस्टम। करंट प्रैक्टिसेस क्या है, अब देखिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपको ज्यादातर बैंक्स पे, फाइनेंशियल सेक्टर पे अप्लाई होती है ना, तो इसकी केस स्टडी में भी उसने बैंक को यूज की। सेम एडमिन अकाउंट इज शेयर्ड बाय आईटी स्टाफ फॉर सिस्टम चेंजेस। तो एक ही अकाउंट अगर 10 लोग यूज कर रहे होंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मसला है तो कौन अकाउंटेबल है पता नहीं चलेगा, 10 के 10 को जॉब से निकालना पड़ेगा। इसका क्या प्रूफ क्या होना चाहिए, प्रूफ क्या होना चाहिए इसका कि एडमिन अकाउंट डिफरेंट है। कंट्रोल क्या होगा, हर एक का अलग हो। प्रूफ क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। रिक्वायरमेंट होगा जिसमें हर रोल के आगे उसका यूजर नेम पासवर्ड होगा और उसके एक्सेस राइट्स दिए गए होंगे। डन, यही होगा ना प्रूफ। नो फॉर्मल चेंजेस अप्रूवल, चेंजेस आर डन एज नीडेड, जो जब जरूरत पड़ती है चेंज कर, फॉर्मल अप्रूवल नहीं है। क्या कंट्रोल क्या होना चाहिए, फॉर्मल अप्रूवल बिफोर चेंजेस। प्रूफ क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा, हाँ जी ठीक है, अप्रूवल सिग्नेचर बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी या बाय डायरेक्टर्स या आईटी डायरेक्टर। कस्टमर डाटा बैकअप एग्जिस्ट बट आर नॉट टेस्टेड, ये बताइए, बैकअप एग्जिस्ट करता है लेकिन उसे टेस्ट नहीं किया जाता। पीरियोडिकली टेस्ट करें कि किस चीज से, ताकि इंश्योर करें फंक्शनली ऑपरेट करता है वो। इसका एविडेंस क्या होगा, हाँ रिकॉर्ड, कब कब टेस्ट किया, उसका रिजल्ट क्या था, उसमें कोई इंसिडेंट्स, कोई इश्यू सामने आया है, उनका रिकॉर्ड। इंसिडेंट रिपोर्टिंग इज इनफॉर्मल, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, कोई भी गड़बड़ होती है वहां पे शेयर कर दी जाती है। नो इंसिडेंट रजिस्टर, ये तो उसने बता दिया, ये उसे वैसे एग्जाम में नहीं बताएगा, एग्जाम में सिर्फ इतना बताएगा कि इंसिडेंट रिपोर्ट इनफॉर्मल है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्या करना चाहिए हमें, रेगुलेटर को व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ी दिखाएंगे, ठीक है। वो तो अगर कोई इंसिडेंट हो, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है, इस सबकी अलग से कार्रवाई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगी, वो इंसिडेंट रजिस्टर कहते हैं उसको। Vendors have remote access, but access is not time limited or reviewed. Vendor थर्ड पार्टी का रिस्क आ गया ना, क्या करें, लिमिट करें, उस लिमिट्स को रिकॉर्ड करें कि किस किस टाइम ड्यूरेशन की लिमिट एक्सेस प्रोवाइड की गई है, और कि उसको रिव्यू कर रहा है, जो वो जब भी रिव्यू करे उस एक्टिविटी को राइट डाउन करे। डन। तो ये भी कोई नई टाइप ऑफ केस स्टडी नहीं थी, सिर्फ उसने कंसेप्ट कंप्लायंस इंट्रोड्यूस करवाए। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन या प्रूफ है ना, ये भी मेरा पूछेगा नहीं, मतलब क्योंकि ये एडवांस लेवल की चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने एडवांस लेवल पे जाएगा, जानना भी नहीं चाहिए, लेकिन एहतियातन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। डन। तो मुझे बताइए, इन 3 क्लासेस में हमने एक ही चीज सीखी है, वो क्या चीज सीखी है भला, कि हमारे इस डीएसआर के पेपर में किस तरह की केस स्टडी आ सकती है। अब ये सारा मैं आपको राउंड अप कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। क्या सीखा हमने इन 3 क्लासेस में, किस तरह की केस स्टडी आ सकती है और आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। डन। ओके। हमने बहुत सी टाइप की केस स्टडी पढ़ी। 2 केस स्टडी ऐसी हैं जो कि कॉमन है, मतलब टेक्निक कॉमन है। वो कौन सी टाइप ऑफ केस स्टडी है? एक
जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन दे के किसी न किसी कंसेप्ट से कहता है मैच, क्लासिफिकेशन के साथ मैच करो, ये वाली चीज किस क्लास से मैच करते हैं, ये वाली किससे, जैसे डाटा टाइप वाली केस स्टडी थी। और दूसरी केस स्टडी किस टाइप की है, हाँ कोई सिचुएशन देगा और ये लाजमी आएगी, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मैं पेपर थोड़ी बनाया, लाजमी नहीं करना चाहिए मुझे, बस समझ ले कि मेरी गट फीलिंग है, जरूर आएगी इस तरह की केस स्टडीज, ठीक है, और एक से ज्यादा आएंगी, आनी चाहिए। कौन सी केस स्टडीज, जिसमें किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और हमें कहेगा इसमें से इश्यूज बताओ, इंपैक्ट बताओ, सोल्यूशन बताओ। एक और केस स्टडी भी होती है जिसमें हमसे वो कोई प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम सामने रखे, कहता है इसका सोल्यूशन बता दो, क्या करना चाहिए, इसका कौन सी वाली टेक्नोलॉजी सूटेबल होगी इसके लिए। ये 3 टाइप की केस स्टडी के ऊपर तो आपने स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखनी है, ठीक है। और हर तरह की केस स्टडी में जब आपने सोल्यूशन लिखना है तो किस चीज का ध्यान रखना है खास तौर पे, 2 चीजों का। एक, केस स्टडी की इंफॉर्मेशन के अंदर से ही चीजें पिक करनी है, जो चीज केस स्टडी में डिस्कस नहीं, किताब में डिस्कस हुई है, केस स्टडी में डिस्कस नहीं हुई, उससे। और दूसरी चीज क्या, डिसीजन बताना है तो साथ में जस्टिफिकेशन भी इंक्लूड करना है। डन। केस स्टडी के सॉल्व करते हुए केस स्टडी के फैक्ट्स के अंदर है ना, यानी ऐसा नहीं है कि जो मसले उसने क्वेश्चन में बताए, केस स्टडी में बताए नहीं, आप वो भी फिट कर दें, ये भी आईटी के मसले होते हैं, ठीक है। हाँ, जब हमसे सोल्यूशन पूछे तो सोल्यूशन जाहिर है केस स्टडी के अंदर नहीं होगा। सोल्यूशन फिर आपने जो याद किए होंगे ना, इसमें क्या एक्सेस कंट्रोल हो सकते हैं वो भी लिखे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो सकती है वो भी लिखे, लॉग हो सकता है वो भी लिखे। लेकिन जब इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं तो कौन से इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, जो किताब में लिखे हैं कि जो केस स्टडी में उसने बताया। जब सोल्यूशन बताएंगे उसका तो वो जो आपके जहन में अप्रोप्रिएट आता है वो आप बता सकते हैं, ठीक है जी। और एक चीज रह गई थी, क्या 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 चीज बताई अभी मैंने आपको एंड में, एक ये बताया 3 मेजर टाइप्स ऑफ केस स्टडी जो आती हैं, फिर क्या बताया, मैं बताया हाँ किस चीज़ों का ध्यान रखना है, हाँ सिनेरियो के साथ लिंक करना है और जस्टिफिकेशन देनी है, शाबाश, ठीक है जी। टाइप और क्या है, ठीक है। कोई चीज़ जेन में अड़ गई है, पास कीजिए ज़रा, मैं सोच लूँ क्या चीज़ थी जो जेन में अड़ी। हाँ जी, आ गई याद चीज़, वो क्या थी, आखिरी दिन जब आपने रिवीजन करनी है ना, तो ये जितने भी आपके सामने 18 चैप्टर्स के सेट, किसी चैप्टर में 1 केस स्टडी है, किसी में 4 है, सिर्फ इनकी हेडिंग पढ़नी है और मॉडल केस पढ़ना है बस, ठीक है। ये मेरा ख्याल घंटे 1.5 घंटे में हो जाएगा काम, ऐसा ही है, 1.5 घंटे, ये बस आपकी केस स्टडी के लिए इंशाल्लाह सफिशिएंट है, रिवीजन के लिए सफिशिएंट है। डन जी। ये बाकी जो दरमियान में चीजें हैं ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आजकल में टाइम हो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन आखिरी दिन ये चीजें नहीं पढ़नी आपने, इनकी वैल्यूएडिशन नहीं है। इससे पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह की केस स्टडी आने वाली है, और आगे जब मॉडल केस स्टडी पढ़ लेंगे उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये किस टाइप की केस स्टडी है और इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अगर टाइम हो तो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आखिरी दिन के लिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम बचाएं, उसमें दूसरे कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा, इसको सिर्फ आपने हेडिंग पढ़नी है और मॉडल केस स्टडी लाजमी पढ़ लेनी है। डन जी। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। चलिए जी, ये था हमारा केस स्टडी का तीसरा और आखिरी लेक्चर, यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। मेहनत कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन।